शुरू करते हैं फटाफट से, जल्दी से ही। तो आप सभी क्लास से जरा जुड़ जाइएगा। और आज का जैसे कि सेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आज हम अपनी क्लास में करेंगे कुछ वैसे मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन सोचे थे बट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और कल मैं आप लोगों को एलपी में जो आए हुए चीजें हैं, यानी कि एलपी में क्या अपना सिलेबस रहने वाला है, कैसे क्या चीजें हैं, तो उन सभी के बारे में भाई मैं कल आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो एक बार कल का जो आपका क्लास का इवेंट रहेगा आप सभी उसको भी जरा देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें कि मैं आप लोगों को एलपी में आए हुए जो चीजें हैं उन सभी के बारे में आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा बस जरा। ठीक है, चलिए तो करते हैं भाई हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट से ही। क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग जल्दी से, और अपना क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कीजिएगा भाई। क्या हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वह अपना यहाँ पर रहेगा, बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है, यह आपको बताना है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, हाँ संडे को भी घर पे ना बैठे, संडे को भी अगर ये क्लास करें। वैसे इस संडे को मैं क्लास नहीं कर रही हूँ, लेकिन 1 तारीख को थोड़ा सा फ्री रहेंगे भाई, घर वालों के लिए भी तो थोड़ा सा समय निकालना बनता है ना। तो इससे जो हमारा नेक्स्ट संडे आएगा ना उसको हम लोग मैराथन क्लास करेंगे। मैंने सोचा हुआ है कि मैं आप लोगों के लिए 3-4 घंटे के लिए, चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो इसके हम लोग 3-4 घंटे के लिए अपनी मैराथन क्लास करेंगे। और आप सभी समय से क्लास में जुड़ जाना। इस संडे नहीं, इस संडे का आपको टाइम मिल गया है, नेक्स्ट संडे जो अपना होगा उस संडे को हम लोग मैराथन क्लास करेंगे। तो आप सभी क्लास से जुड़ जाइएगा नेक्स्ट, और आपको शेयर भी करना है उस क्लास को। चलिए अब जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे भाई क्या हमारा आंसर यहाँ पे अपना रहेगा। फटाफट से क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या अपना रहेगा। बताएंगे क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। देखो सरहुल उत्सव के बारे में आपसे पूछा गया है। सरहुल की अगर हम बात करते हैं तो सरहुल का जो अर्थ होता है वह होता है वृक्षों की पूजा। क्या होता है, वृक्षों की पूजा। इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, वृक्षों की पूजा इसका अर्थ होता है। इसमें जनरली जो कि महिलाएं और पुरुष है वह इसमें रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, साथ ही नए नए व्यंजन बनाते हैं। और इसका जो आयोजन है वह चैत्र माह में यहाँ पर किया जाता है। चैत्र माह की बात करते हैं तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह प्रथम महीना होता है, यानी कि सबसे पहला महीना होता है। साथ ही याद रखिएगा कि भाई इसका जो आयोजन है वह झारखंड राज्य में किया जाता है। यदि 2022 की बात करूं तो 2022 में इसका जो आयोजन है 4 अप्रैल को 4 अप्रैल को इस वर्ष इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और जो झारखंड के लोकप्रिय आदिवासी उत्सव है वह इसे मनाते हैं। यह यहाँ के झारखंड के सरना धर्म के जो समुदाय वाले लोग हैं वह इस त्योहार को मनाते हैं। जनरली अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि यह किससे संबंधित है तो भाई यह फसल से संबंधित है। क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह जो उत्सव है यह आपका फसल से संबंधित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है, बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, जल्दी से। नहीं इस संडे नहीं, इस संडे को बिल्कुल आप पूरी सब्जी खाइए, नए वर्ष के उपलक्ष्य में, न्यू ईयर की शुरुआत है। और देन नेक्स्ट जब संडे आएगा तो मैराथन क्लास करनी है और आप सभी आओगे, ठीक है। मैराथन क्लास हम लोग नेक्स्ट संडे आई थिंक आपका 8 जनवरी को रहेगा। और 8 जनवरी को भाई 10 बजे से अपनी क्लास होगी और आप सभी आएंगे, और आएंगे सो आएंगे कंपलसरी है। चलिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से, क्या हो जाएगा। कथक के प्रतिपादक बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है, यह आपको बताना है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, बताएंगे फटाफट से, क्या भी अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। चलिए बिल्कुल सही, इनकी अगर हम बात करते हैं तो यह किससे संबंधित है, यह लखनऊ घराने से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या हो जाएगा, बिरजू महाराज की बात करते हैं तो भाई यह लखनऊ घराने से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इन्हें 1986 में भारत का जो कि दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि पद्म विभूषण पुरस्कार है, वह भी इन्हें दिया जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट आंसर करेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स डैश में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, बताइए यह किस वर्ष में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन में आंसर करेंगे, क्या हमारा आंसर यहाँ पे अपना रहेगा।
चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो कि दोहरी प्रणाली व्यवस्था को शुरू किया था, इन्होंने उस दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था। दोहरी प्रणाली जो कि व्यवस्था थी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी, इन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। इसके साथ ही जो पहला आंग्ला मैसूर युद्ध था, पहला आंग्ला मैसूर युद्ध और जो कि दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध था, वह इन्हीं के ही शासनकाल के दौरान हुआ था। और रेगुलेटिंग एक्ट जो कि इन्हीं के कार्यकाल में 1773 में ही पारित किया गया था। और अगर हम वॉरेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो यह 1773 में क्या हो जाएगा, 1773 में बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल बना था। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अपना सही आंसर हमारा रहेगा। पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था, आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में अप्रैल में 1916 में अप्रैल में पुणे में इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। भारत में होम रूल लीग को लाने का जो श्रेय जाता है वह एनी बेसेंट को जाता है। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक की मदद से ही भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ही एनी बेसेंट ने और सुब्रमण्यम स्वामी ने एनी बेसेंट ने और सुब्रमण्यम स्वामी ने सितंबर 1916 में इन्होंने मद्रास के अडियार में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, पर सबसे पहली बार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी क्या होगा हमारा सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फिर हम लोग। यहाँ पे आंसर याद रखना थर्ड ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अगर भारत में लाने के लिए पूछा जाए कि भारत में लाने का जो श्रेय है वह किसे जाता है, तो वह एनी बेसेंट को जाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 23 सितंबर को सूर्य किस तरह से दिखाई पड़ता है यह आपको बताना है। कर्क रेखा पर लंबवत ऊपर की ओर चमकता है, ठीक है, या अंटार्कटिका वृत्त के ठीक ऊपर चमकता है, या मकर रेखा पर लंबवत रूप से चमकता है, या भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चमकता है। तो क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर की ओर चमकता है। क्या आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल विनय, आज मिक्स्ड क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हमारा रहेगा। कल के बारे में याद रखिएगा, कल अपनी क्लास में आपका लाइव टेस्ट रहेगा। ठीक है, कल जो है कल आपका लाइव टेस्ट रहेगा क्लास में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जादूगोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है, आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को करा चुकी हूँ, बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा। जादूगोड़े की खाने की बात करते हैं तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह आप लोगों को बताना है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे आंसर करके क्या भी अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। भारत में जो कि सबसे पहला यूरेनियम भंडार है जो कि 1951 में खोजा गया था, वह कौन सा है, कौन सा है, जादूगोड़ा। और कहां पर है, यह है झारखंड में। यह भारत में सबसे पहला यूरेनियम खदान के रूप में खोजा गया था, जिसमें जो कि खुदाई के लिए जो कि इसमें खनन का कार्य शुरू हुआ था वह 1967 से 68 में इसमें खनन का कार्य शुरू हुआ था। साथ ही भारत की सबसे गहरी खादान में से यह एक है जो कि लगभग 3000 फीट गहरी है। 3000 फीट यह गहरी है यह खादान। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि MOEF का पूर्ण रूप है क्या, बताइए। इसकी फुल फॉर्म क्या है यह आप लोगों को बताना है। आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, क्या भी अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा फटाफट से। ओके अनिल, MOEF क्या फुल फॉर्म क्या है, वैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन है। इसकी अगर बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन जो की है यह क्या होगा हमारा सही आंसर अपना यहाँ पर, सॉरी फॉरेस्ट होगा ना, फॉरेस्ट्री नहीं, सेकंड क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। और वर्तमान समय में बात करें तो इसका पूरा नाम है MOEF&C, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, CC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसका नाम हो गया है वर्तमान समय में। अच्छा ये बताइए कि वर्तमान समय में इस मंत्रालय को कौन से मंत्री संभाल रहे हैं। वर्तमान समय में इस मंत्रालय में कौन से मंत्री संभाल रहे हैं यह आपको बताना है। चलिए आंसर करके बताएंगे जनरली क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा फटाफट से। वर्तमान
वर्तमान समय में कौन है, जल्दी से बताइए। वर्तमान समय में हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय को संभाल रहे हैं वह कौन है? बिल्कुल सही सरिता, क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव। क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव। क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? इसके सूत्र की बात करते हैं तो क्या होता है? CaSO4। ठीक है, इसका हाफ H2O क्या होता है? यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है जिससे कि जिप्सम बनता है। क्या बनता है? जिप्सम। और जिप्सम के सूत्र की बात करते हैं तो CaSO4 2H2O इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करते हैं, इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। इसका केमिकल नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम होता है। बिल्कुल सही भाई, क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो की है यह अपना सही आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। इसके साथ ही भाई आप सभी आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन 2022 कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो ऑफर है यह आज लास्ट है, तो आप 30 दिसंबर तक ही अपने इस ऑफर को ले सकते हैं। ठीक है, आज इस ऑफर का लास्ट डे है। 70% आप लोगों को दोनों ही, यानी कि आप लोग आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 या फिर कॉम्बो बैच सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ले सकते हैं। पूरे कोर्स पर आप लोगों को आरआरबी 70 कोड का यूज करने पर 70% का डिस्काउंट चल रहा है। और याद रखिएगा कि इसमें आपके पास आज लास्ट डे है, तो 30 दिसंबर लास्ट डे। ठीक है, तो भाई इसे पोस्ट को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स मिले और आप सभी पर्टिकुलर पूरा टोटल अपना सिलेबस क्वेश्चंस के साथ में, करंट अफेयर्स के साथ में कवर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है यह आपको बताना है। आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा फटाफट से। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले 1921 में पाकिस्तान का जो कि पश्चिमी पंजाब प्रांत है, पश्चिमी पंजाब प्रांत है, वहां पर इसकी खोज की गई थी। आधुनिक हड़प्पा सभ्यता के जो कि स्थल है, इसके बाएं ओर रावी नदी है और इसके जो कि अवशेष है वह कहां पर मिले हैं? रावी नदी के किनारे पर मिले हैं। और इंडस की अगर बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो के जो अवशेष मिले हैं वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिले हैं, जो कि इंडस यानी कि सिंधु नदी के किनारे पर ही मिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अवनी लेखा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यूट्यूब पर जो आपकी रेगुलर क्लास चलती है, मैराथन क्लास चलती है ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं, जो कि 100% डिस्काउंट के साथ में चलती हैं। इवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है 100% डिस्काउंट के साथ में। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोई डिस्काउंट नहीं है, 100% डिस्काउंट चल रहा है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। यहाँ पर जो 4-4, 5-5 घंटे की मैराथन क्लासेस आपकी मिलती है ना आपको, वो 100% डिस्काउंट पर ही मिलती है। चलिए जल्दी से भी क्वेश्चन का आंसर करके यहाँ पे बताएंगे क्या अपना आंसर यहाँ पे रहेगा। अवनी लेखा बिल्कुल सही। इनकी अगर बात करते हैं तो यह शूटिंग से बिलोंग करते हैं। जब यह 11 वर्ष की थी तब इनकी कमर पर चोट लगने की वजह से, जो रीढ़ की हड्डी है इसमें इनकी चोट लग गई थी, उसकी वजह से इनकी कमर का जो कि नीचे का हिस्सा है उसमें लकवा मार गया था, जिसकी वजह से यह पैरालिसिस हो गई थी। अब इनकी बात करते हैं तो यह राजस्थान की रहने वाली है और भाई भारत की एकमात्र महिला जिन्होंने कि पैरालंपिक में 2 पदक जीते हैं। इन्होंने शूटिंग में एक गोल्ड मेडल जीता था और एक इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था अवनी लेखा में। ठीक है, और पैरालंपिक के समापन के समय यह भारतीय ध्वजवाहक भी रही थी। इसके साथ ही यह राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि मैन कैंप डैश की आत्मकथा है। इसके बारे में आपको बताना है कि भाई यह किसकी आत्मकथा है। आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? बताएंगे कि यह किसकी आत्मकथा है। चलिए, यह किसकी आत्मकथा है? तो यह एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। एडोल्फ हिटलर ने जब यह जर्मन का तानाशाह रहा है ना, अपनी मृत्यु तक, जब तक कि यह जर्मन का तानाशाह रहा है, इसने 1933 से लेकर के 1945 तक के अपने जीवन का जो वर्णन है वह इसके मध्य का लिखा है। इसकी जो आत्मकथा है यह 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी, यानी कि 2 पार्ट्स में, फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि पहला 1925 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा 1927 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडोल्फ हिटलर जो की है, याद रखिएगा यह इसका नाम है। अच्छा ये बताओ, इसने यह तब जेल में था जब इसने अपनी ये आत्मकथा लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। यह किस वर्ष इसने लिखी थी और यह कौन सी जेल में था?
बताओ। इसकी अगर बात करते हैं, इसने 1925 के समय में लिखी थी, तब यह लैंडर्सबर्ग जेल में था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग कि भाई भूटान में सबसे अधिक पालन किया जाने वाला जो धर्म है वह कौन सा है? बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा। भूटान में सबसे अधिक पालन किया जाने वाला जो धर्म है वह कौन सा है? बताइए, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। अच्छा सुनो, तो इसलिए आपको पता नहीं है क्या लिखा है, ये इतिहास ही है जो हमें पढ़ना होता है। चलिए, यहाँ पे याद रखिएगा कि 75% जो यहाँ के लोग हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म की जो कि वज्रयान शाखा है, वज्रयान शाखा से यह संबंधित है। इसके साथ ही यहाँ पर 22% दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग मिलते हैं देखने के लिए भूटान देश में। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी भूटान की बात कर लेते हैं तो भाई थिम्पू यहाँ की राजधानी है, और नगरट्रम यहाँ पर करेंसी चलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? बताइए, बताइए आंसर करके क्या हो जाएगा। क्या भी अपना आंसर यहाँ पे रहेगा। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो कि नेपाल की सीमा से लगते हैं? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यह लगभग 579 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ में बनाता है, और उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो कि नेपाल की सीमा से लगते हैं। अच्छा ये बताओ कि कितने राज्य हैं जो कि नेपाल की सीमा से लगते हैं? कितने राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं बिना मैप के? देखो पेपर में आपको मैप नहीं मिलेगा, क्लास में मैप से आपको समझाते हैं हम, बहुत अच्छी बात है, बट पेपर में आपको मैप देखने के लिए नहीं मिलेगा कि साइड में मैप लगा दिया और पूछ रहा है कि कितने राज्य शेयर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको मैप याद होना चाहिए इंडिया का। बताओ जल्दी से कौन कौन से राज्य हैं और कितने राज्य हैं? अजय नहीं, आज थोड़ा सा कमी बढ़ाएंगे। चलिए, कितने राज्य हैं जो कि भाई सीमा साझा करते हैं? फटाफट से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन में, कल याद रखना कल टेस्ट है आपका, कल देखना आप कितना स्कोर करते हैं टेस्ट में। चलिए देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य है, उसके बाद बिहार राज्य है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, और कौन सा है, सिक्किम राज्य है जो कि इससे सीमा साझा करता है। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 5 राज्य हो गए भाई, जिससे कि जो कि इससे अपनी सीमा को साझा करते हैं। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये आपको बताना है। चलिए, कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यह आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर चीन की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा, सिक्किम राज्य, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख है। यह चीन से अपनी सीमा को साझा करते हैं, लेकिन नागालैंड सिर्फ म्यांमार से करता है। किससे करता है, यह सिर्फ म्यांमार से करता है, ना कि यह चीन से करता है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो आंसर है वह ए ऑप्शन हमारा सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर आंसर करेंगे भाई, क्या हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा फटाफट से। चलिए, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश के पिता के रूप में जाना जाता है, यह आपको बताना है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। निम्न में से भाई किसको बांग्लादेश के पिता के रूप में जाना जाता है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। किसको जाना जाता है, बिल्कुल सही, शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। इनकी बात करते हैं तो 1971 से लेकर के यह 15 अगस्त 1975 में अपनी हत्या तक यह बांग्लादेश के राष्ट्रपति यह रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, और इनकी बात करते हैं तो इन्हें बांग्लादेश के लोगों ने बग बंधु की उपाधि भी दी थी, बग बंधु की उपाधि भी इन्हें दी थी। तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो कि है मेरा यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि किस देश की एक से अधिक आधिकारिक राजधानी है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। इनमें से वह कौन सा देश है जिसकी एक से ज्यादा आधिकारिक राजधानी है, बताएंगे क्या आंसर यहाँ पे रहेगा फटाफट से। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे क्या हो जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान जी, बिल्कुल हसीना के पिताश्री हैं। ओके चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्या भाई अपना आंसर हमारा रहेगा। देखते हैं जरा, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, ढाका इसकी राजधानी है। अजरबैजान की बात कर लेते हैं यहाँ पर,
अजरबैजान की बात कर लेते हैं, बाकू इसकी राजधानी है। अल्बानिया की बात करते हैं तो तिराना इसकी राजधानी है। और नीदरलैंड की बात करते हैं तो एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। और एम्स्टर्डम की बात करते हैं तो एम्स्टर्डम जो कि इसकी राजधानी है, यह इसकी आधिकारिक राजधानी है। क्या हो जाएगा? यह इसकी आधिकारिक राजधानी है। इसकी प्रशासनिक राजधानी की बात करते हैं, क्या हो जाएगा? इसकी प्रशासनिक राजधानी की बात करते हैं तो इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वह है हेग। ठीक है, क्या है? हेग। तो भाई नीदरलैंड जो की है इसकी भी दो राजधानियां हैं, एक तो है एम्स्टर्डम जो कि मुख्य तौर पर एम्स्टर्डम ही हम लोग क्वेश्चंस में आंसर करते हैं, बट प्रशासनिक राजधानी की बात करेंगे तो दी हेग। यहीं पर तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। तो यहाँ पर आंसर क्या था? डी ऑप्शन अपना सही आंसर हमारा था। ठीक है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर लिया? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से। क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से बताएंगे। यदि हम किरिबाती की बात कर लेते हैं, देखते हैं चलिए यहाँ पर, अगर हम भाई केन्या की बात कर लेते हैं तो नैरोबी इसकी राजधानी है, नैरोबी। ठीक है, और शीलिंग यहाँ पर करेंसी चलती है। क्या हो जाएगा? शीलिंग, शीलिंग जो की है वह यहाँ पर करेंसी चलती है। किरिबाती की बात कर लेते हैं, किरिबाती इसकी बात करते हैं तो तरवा अटोल, तरवा अटोल यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर किरिबाती डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो इन्होंने नूर सुल्तान जो इनकी राजधानी का नाम किया गया है वह, पहले इनकी राजधानी क्या थी? पहले इनकी राजधानी अस्ताना थी और अपनी अस्ताना राजधानी का नाम इन्होंने नूर सुल्तान किया था। तो क्या हो जाएगा कि भाई ए ऑप्शन जो की है यह हमारा यहाँ पर सही आंसर अपना रहेगा। अच्छा, नूर सुल्तान के नाम पर ही क्यों किया गया? नूर सुल्तान जो की है यह कजाकिस्तान के 30 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे, जिन्होंने की कजाकिस्तान के विकास में अहम भूमिका निभाई। भाई अगर लोग अच्छे होते हैं तो उन्हें काफी समय तक याद रखा जाता है ना। तो जो नूर सुल्तान है यह काफी अच्छे राष्ट्रपति रहे हैं कजाकिस्तान के, और फिर इन्हीं के सम्मान में इन्होंने अपनी राजधानी का नाम चेंज करके क्या कर दिया? अस्ताना कर दिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिर को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करता है? बताइए। ये यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था इसके बारे में कि किस देश की यह करेंसी है बिर। बताएंगे क्या हो जाएगा? बताइए क्या अपना आंसर रहेगा यहाँ पे? देख लेते हैं। अगर हम एस्टोनिया की बात कर लेते हैं तो एस्टोनिया की जो की करेंसी है वह क्या है? यूरो। यदि हम इरिट्रिया की बात कर लेते हैं तो नफका। क्या हो जाएगा? नफका, नफका इसकी करेंसी है ना। उसके साथ ही हम टोगो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या है? फ्रैंक यहाँ पर करेंसी चलती है। ठीक है, और इथोपिया की बात कर लेते हैं, अदिश अबाबा यहाँ की राजधानी है, अदिश अबाबा, अदिश अबाबा यहाँ की राजधानी है और फिर यहाँ पर करेंसी चलती है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो की है भाई यह हमारा यहाँ पर सही आंसर अपना रहेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिक्किम किस वर्ष में एक भारतीय राज्य बना था? बताएंगे। सिक्किम किस वर्ष में एक भारतीय राज्य बना था, यह आपको बताना है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? बताएंगे। देखते हैं चलिए। 1974 में जब 35वां संविधान संशोधन किया गया था तो 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे एक एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 36वें संविधान संशोधन ने 35वें संशोधन को निरस्त कर दिया और 1975 में 1975 में इसे एक राज्य का दर्जा मिल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1974। क्या हो जाएगा? सिक्किम राज्य जो की है, जहां पर की 2011 के अनुसार सबसे कम यहाँ पर जनसंख्या है और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है, प्रेम सिंह तमांग यहाँ पर मुख्यमंत्री है, साथ ही गंगटोक यहाँ की राजधानी है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई हम लोग कि किस दिन को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताएंगे। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा? चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल को, बिल्कुल सही। यही समय था 21 अप्रैल 1974 में। 1974 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो कि हमारे देश के सबसे पहले गृह मंत्री रहे थे, दिल्ली के मेटकाफ हाउस में इन्होंने
मेट का हाउस में इन्होंने जो प्रशासनिक, जो कि भाई प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे, उन्हें इन्होंने स्पीच दी थी, जो कि मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने इन्हें दी थी। और इस दिन को यादगार के तौर पर, है ना, 21 अप्रैल को इसी दिन को मेमोरी के तौर पर नेशनल सिविल सर्विसेज डे यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना सही आंसर रहेगा। इसके साथ ही भाई आज 70% डिस्काउंट का आपका लास्ट डे है, जो आप लोगों को RRB 70 कोड का यूज करने पर 70% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यह डिस्काउंट 1947 है, 1974 नहीं है, 74 है। ठीक है, 1947 में संबोधित किया था इन्होंने। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा जरा कि अभी फिलहाल आप लोगों को 70% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और आज 30 दिसंबर है, आज इस ऑफर का लास्ट डे है। तो आप लोग अभी भी बैच को ले सकते हैं। RRB 70 कोड का यूज करके CBT 1, CBT 2 या फिर कॉम्बो बैच सभी पर आप लोगों को 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अभी भी अपने RRB 70 कोड का यूज करके 70% डिस्काउंट को बनाए रख सकते हैं। देन नेक्स्ट में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर करके बताएंगे क्या हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा, बताइए क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4, इसकी बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो कि है यह 4 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो कि है यह अपना सही आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। आज मैं आप लोग को 25 क्वेश्चन से कराऊंगी। चलिए आंसर करके बताएंगे यहाँ पे क्या हमारा आंसर अपना रहेगा। चलिए जल्दी से, राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप के अवसर पर हर साल कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यह आपको बताना है। क्या हो जाएगा, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, वरुण पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 में यह 12वें नंबर का मनाया गया है। सबसे पहली बार यह 2011 में मनाया गया था और कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को यह हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। इस बार की जो इसकी थीम है, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, इसकी इस बार की थीम रही है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो की है यह अपना सही आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा कि भाई किस दिन यह मनाया जाता है, आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह आपको बताना है। चलिए किस दिन मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, 15 जनवरी। 15 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। 2022 में 74वें नंबर का राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया गया है। तो क्या हो जाएगा भाई, 15 जनवरी है, 15 जुलाई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसके साथ ही PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।